अब एक बार चेक करिएगा, बिल्कुल लाइव हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, पिछली क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, और साथ ही साथ आयरन कार्बन डायग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लास को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज की कहानी को फिर करते हैं स्टार्ट। तो जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा कि पिछली अभी तक जितनी भी क्लास हमारी हुई है, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं इसमें, तो क्वेश्चन को लेकर अगर कोई डाउट है या किसी और पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो बच्चे आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ठीक है, आज हमें उनके बारे में समझना है। ये क्वेश्चन आपके किस तरह के होते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि फेराइट का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो परलाइट होता है, परलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हमें जानना क्या है, हमें आज यहां पर जानना है कुछ आपके इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होते हैं और कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर लाइंस होती हैं, इनके बारे में आज हमें समझना है। ठीक है, तो आज फिर से एक बार आयरन कार्बन डायग्राम बनाएंगे, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट टेम्परेचर लाइंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज आपका परलाइट क्या होता है। ठीक है, स्फेरोडाइट आपका क्या होता है, कोर्स परलाइट क्या होता है, फाइन परलाइट क्या होता है, ये सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार आयरन कार्बन डायग्राम आप भी अगर बना सकते हो अपनी कॉपी पर बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना ही अच्छा होगा। जितनी बार आप इसे बनाकर देखोगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी और साथ ही साथ इसे याद करने में उतनी ही आसानी रहेगी। चलिए, तो बनाते हैं आज फिर से एक बार। तो बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यह जो डायग्राम आपका बना होता है, वर्टिकल एक्सिस पर हम टेम्परेचर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम कार्बन की परसेंटेज लेते हैं, वो भी वेट परसेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन आपकी इस तरह से वर्टिकल होती है। ठीक है, एक लाइन आपकी इस तरह से फिर क्या होती है, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। और यहां पर एक लाइन हमें फिर से कैसी मिलती है, एक वर्टिकल लाइन हमें मिलती है। पहली लाइन आपको जो दिख रही होगी, इसके लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यहां पर कार्बन की परसेंटेज 0 है, तो ये वाली लाइन आपकी जो होती है ये आपकी प्योर आयरन के लिए होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो लेफ्ट वाली वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, यहां पर कार्बन की परसेंटेज हम 0 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपकी प्योर आयरन के लिए होती है। और साथ ही साथ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर, और आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इस पर हम क्या लेते हैं, इस पर हम लेते हैं वेट परसेंटेज कार्बन। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये लाइन आपको जो दिख रही होगी, ठीक है, यहां पर कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज की हम बात करते हैं, और ये मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है, ये होती है 6.67%। ठीक है, तो आयरन में जब मैक्सिमम परसेंटेज हम कार्बन की मिलाते हैं, यानी कि 6.67 जब हम मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहां पर सीमेंटाइट मिलता है। यहां पर हमें क्या मिलता है, सीमेंटाइट मिलता है। ठीक है, और सीमेंटाइट आपका कोई फेज नहीं है, सीमेंटाइट आपका एक कंपाउंड होता है, और ये कंपाउंड क्या है, Fe3C। ठीक है, सीमेंटाइट क्या होता है, सीमेंटाइट एक कंपाउंड होता है। सीमेंटाइट क्या है, सीमेंटाइट एक कंपाउंड है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए फिर डायग्राम बनाने स्टार्ट करते हैं। और आप भी कोशिश करना कि आप अपने से बना सको, क्योंकि अगर अपने से बना पाओगे तब इस डायग्राम को याद करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी चुका हूं। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है,
काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। याद करने का क्या तरीका है, अगर आप ऐसे याद करने बैठोगे तो इतना आसान नहीं है ऐसे याद करना, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 2 से 3 बार जब आप इसे बना लोगे तब थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। दूसरा, क्वेश्चन का पैटर्न समझना भी फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चलिए, तो यहां से आपके डायग्राम की शुरुआत होती है। फिर इस तरह से हम चलते हैं पूरा, ठीक है। चलिए, फिर आपका ये, फिर यहां से ये, इस तरह से पूरा डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम के स्टार्ट होने की बात करेंगे, ठीक है, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कंसिडर करके चलते हैं इस पॉइंट के लिए, ये कितनी होती है, ये हम लेकर चलते हैं 0.008। इधर मैं आप बता ही चुका हूं, इस पूरे रीजन की हम बात करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलता है, अल्फा, ठीक है। अगर इस पॉइंट की परसेंटेज की हम बात करते हैं तो ये आपको याद होगी कितनी होती है, 0.025। अगर इस पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये कौन सा पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट की हम बात करेंगे, ये आपका होता है यूटेक्टोइड पॉइंट। यहां पर कार्बन की जो परसेंटेज होती है ये कितनी होती है, 0.8%, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पर हम इसका टेम्परेचर देखते हैं और ये आप ऑलरेडी जान गए हो, ये कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर जो लिया गया है वो डिग्री सेल्सियस में लिया गया है। तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, ये 723 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहां पर अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आपका 0.8% होता है, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे इससे थोड़ा सा ऊपर आए तो एक लाइन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये लाइन आपकी कौन सी होती है, ठीक है, ये लाइन आपकी आती है 768 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एक टेम्परेचर आपका और होता है जो आपको याद रखना होता है, कितना, यहां पर इस तरह से मैं अगर एक लाइन बना देता हूं, लाइनें जितनी भी हैं टेम्परेचर के लिए वो सारी मैं एक बार आपको अलग से करा दूंगा। A1 लाइन कौन सी होती है, A2 लाइन कौन सी होती है, A3 लाइन कौन सी होती है, ACM लाइन कौन सी होती है, ठीक है। तो जितने भी टेम्परेचर लाइन्स हैं वो मैं आपको अलग से करा दूंगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं कि यहां पर इस तरह से एक लाइन पूरी आती है और ये टेम्परेचर यहां पर जो होता है ये होता है 768 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, आगे अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करें तो इस पॉइंट की परसेंटेज एक बार मुझे बताइएगा, इस पॉइंट की परसेंटेज एक बार जल्दी से बताओ कितनी होती है, ठीक है। और इसी पॉइंट से हम क्या देखते हैं, स्टील और कास्ट आयरन को डिफरेंशिएट करते हैं। इस पॉइंट के लिए जो कार्बन की परसेंटेज होती है एक बार जल्दी से मुझे बताओ कितनी परसेंटेज रहती है। 0.008 से स्टार्ट हुआ है, फिर 0.025, ये आपका यूटेक्टोइड पॉइंट, और यहां पर कार्बन की परसेंटेज 0.8। इस पॉइंट के लिए मुझे जल्दी से बताओ कितनी होगी। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं तो कितनी होती है, 2.0, ठीक है। इस पॉइंट के लिए अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं तो ये कितनी होती है, 4.3%, ठीक है। वेट परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं। चलिए, फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपकी होती है 0.1। इसकी अगर बात करते हैं तो ये होती है 0.15, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये होती है 0.55। ये टेम्परेचर यहां पर 723 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर 768 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर भी कहा जाता है। अगर इस टेम्परेचर की हम बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर भी इसको कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, इससे ऊपर अगर थोड़ा सा चलें तो ये लाइन आपको दिखाई देगी, ठीक है, लाइन सीधी है।
ये लाइन आपको दिखाई देगी। अगर इसके टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो ये आपका होता है 910 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर चलें तो ये आपका होता है, ये आपका होगा 910, ठीक है, वो 1147 होता है। ये आपका होता है 910। थोड़ी सी जगह कम है तो इसलिए मैं इसे हटा देता हूं, बाकी आपको याद ही होगा 768 क्या होता है, ये इसे नीचे अलग से लिख दूंगा। ये आपका होता है यहां पर 910, 910 डिग्री सेल्सियस। ये 1147, ये आपका 1400, ये आपका 492 और ये आपका 1539, ठीक है। और 768 में अलग से लिख देता हूं क्यूरी। क्यूरी लिख दिया, बाकी आप समझ जाना कि ये क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर की बात हो रही है। तो एक बार हमने जो डायग्राम का बेसिक है वो तैयार कर लिया है। सारे टेम्परेचर देखो, सारी कार्बन की परसेंटेज देखो, ठीक है। फिर एक एक करके इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। पूरा डायग्राम एक बार देख लो ध्यान से, फिर एक एक करके इसमें बाकी सारी चीजें हम ऐड करने वाले हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा इसमें। देखिएगा बच्चे, यहां मैंने बताया था यूटेक्टोइड पॉइंट जो होता है, इस पर एक यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है, ठीक है। और यहां पर हमें क्या मिलता है, बेसिकली आपको परलाइट मिलता है, ये बात हम कर चुके हैं। यहां पर हमें क्या मिला था, परलाइट मिला था, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये पूरा जो जोन आपको दिख रहा है, ये पूरा जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। अगर इस फेज की हम बात करें, आपसे पूछेगा कि यहां पर किस किस का मिक्सचर होता है, आपसे मिक्सचर पूछेगा कि यहां पर किस किस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो बच्चे अगर हम इधर की बात करेंगे इस लाइन की, तो यहां पर जब हमने अल्फा आयरन में कार्बन मिलाया तो हमें अल्फा फेराइट मिला, ठीक है। और इधर हमारा परलाइट है, तो हम बोलते हैं कि हमें यहां पर परलाइट और फेराइट का मिक्सचर मिलता है। परलाइट प्लस फेराइट का मिक्सचर मिलता है। ये चीज आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। इस लाइन पर हमें क्या मिला था, परलाइट मिला, ठीक है। यहां तक हमने देखा कि जब हमने अल्फा आयरन में कार्बन मिलाया तो हमें फेराइट मिला, ठीक है। और इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर फेज की हम बात करें तो यहां पर एक मिक्सचर हमें मिलता है, और यह मिक्सचर किस किस का होता है, यह मिक्सचर परलाइट और फेराइट का होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि यहां पर जो मिक्सचर हमें मिला है, ये मिक्सचर किसका है, तो ये मिक्सचर है परलाइट का और फेराइट का। फिर इससे थोड़ा सा अगर आगे हम चलें, इससे थोड़ा सा अगर आगे हम चलें, इससे थोड़ा सा अगर आगे हम चलते हैं तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि यहां पर, ठीक है, ये रीजन आपको जो दिख रहा है, इस रीजन में हमें क्या मिलता है। तो यहां पर हमें परलाइट मिला, और इधर की हम बात करते हैं, इधर पूरा सीमेंटाइट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पर परलाइट है, लेकिन जैसे 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 आगे की तरफ हम चलते रहते हैं तो हमें यहां पर सीमेंटाइट मिलता रहता है, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलता रहता है, सीमेंटाइट मिलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इतने और इतने की बात करें, ठीक है, यहां पर परलाइट प्लस फेराइट, अगर इतने की हम बात करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है परलाइट, परलाइट, और उधर से हमने ले लिया सीमेंटाइट, यहां पर हमें मिलता है परलाइट प्लस सीमेंटाइट। ये आपको याद रखना है, परलाइट प्लस फेराइट, ये आपको याद रखना है परलाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं बच्चे। इस पॉइंट पर हमें क्या मिला था, इस पॉइंट पर हमें मिला था लेड ब्यूराइट, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें क्या मिला था, यहां पर हमें मिला था लेड ब्यूराइट। इस पॉइंट पर हमें क्या मिला था, लेड ब्यूराइट। अगर यहां की हम बात करते हैं तो यहां पर पूरा गामा होता है, और गामा को भी क्या बोलते हैं, गामा ऑस्टेनाइट। इसे भी क्या बोला जाता है, गामा ऑस्टेनाइट। कौन सा इसका स्ट्रक्चर होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमें गामा ऑस्टेनाइट मिला, और इस पॉइंट पर हमने देखा, इस पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, लेड ब्यूराइट मिलेगा, ठीक है।
तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अगर इस रीजन की हम बात करेंगे यहां पर हमें क्या मिलता है, साथ ही साथ इस रीजन का आपसे पूछेगा कि अगर इस रीजन की हम बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलता है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे अगर सिंपली हम इधर की बात करते हैं तो यहां से हम उठा लेते हैं सीमेंटाइट, इधर से हम उठा लेते हैं सीमेंटाइट, और यहां पर हमें क्या मिला है, लेड ब्यूराइट। तो यहां पर हमें सीमेंटाइट प्लस लेड ब्यूराइट मिलता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ आते रहेंगे तो साथ ही साथ हमें ऑस्टेनाइट भी मिलता रहेगा। तो इसके अगर इधर की हम बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है, सीमेंटाइट, सीमेंटाइट प्लस लेड ब्यूराइट तो मिलेगा ही, इतना तो हमें मिलना ही है, और साथ ही साथ क्या है इसमें, ऑस्टेनाइट भी है। ठीक है, या इसके नीचे मैं लिख देता हूं ऑस्टेनाइट प्लस ऑस्टेनाइट। डायग्राम याद करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कई कई बारी से बनाकर देखोगे, तब जाकर ये आपको याद हो जाएगा। फिर से देखना, यहां पर हमें मिला परलाइट, इधर की हमने बात की तो इधर फेराइट की मात्रा ज्यादा है, तो फेराइट प्लस परलाइट। इधर की हमने बात की तो उधर सीमेंटाइट आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें मिला परलाइट प्लस सीमेंटाइट। इस पॉइंट पर हमें मिलता है लेड ब्यूराइट। अगर इस पॉइंट के इधर हमने बात की तो इधर सीमेंटाइट की मात्रा ज्यादा है, तो सीमेंटाइट प्लस लेड ब्यूराइट। ठीक है, इस पॉइंट की अगर इधर की हम बात करते हैं तो इधर से थोड़ा ऑस्टेनाइट भी आता है, तो सीमेंटाइट प्लस लेड ब्यूराइट प्लस ऑस्टेनाइट। ठीक है, ये रीजन पूरा एक मिक्सचर हमें इसका मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमें क्या मिलेगा, तो बच्चे नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो परलाइट और सीमेंटाइट तो मिलना ही है। ठीक है, लेकिन इसमें साथ ही साथ ऊपर से कुछ लेड ब्यूराइट भी आ जाता है। ठीक है, और क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड लेड ब्यूराइट। ठीक है, तो यहां की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमें परलाइट प्लस सीमेंटाइट तो मिलना ही है, परलाइट प्लस सीमेंटाइट तो हमें यहां पर मिलेगा ही, साथ में क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड लेड ब्यूराइट, ट्रांसफॉर्म्ड लेड ब्यूराइट। ट्रांसफॉर्म्ड लेड ब्यूराइट। देखो जल्दी से एक बार इतना, बोलो भाई सारे पॉइंट क्लियर हैं या किसी में कोई कंफ्यूजन है। डायग्राम बच्चे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं फिर से कहता हूं, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक ये आपको आसानी से याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, और सबसे आसान तरीका मैंने इसका देखा है, ठीक है, इससे आसान तरीका आपको इसे याद करने का नहीं मिलेगा। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे बच्चे हम बात करें तो ये लाइन में इससे पूरा आपको बता ही चुका हूं कि अगर हम 1539 टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं तो ये आपका जो मिक्सचर है ये क्या करेगा, मोल्टन स्टेट में आता है। ठीक है, और ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं लिक्विडस, इसको हम बोल देते हैं लिक्विडस, क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में होगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में आपका पूरा आ जाता है। चलिए अब देखना, अगर इस रीजन की हम बात करें, ठीक है, या इस मिक्सचर की हम बात करें तो ये किस किस का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन किसके लिए है, गामा के लिए है, नीचे वाली लाइन किसके लिए है, अल्फा के लिए है। तो यहां पर अल्फा प्लस गामा का एक मिक्सचर हमें मिलेगा। और ये अलग अलग फेज की हम बात करें, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो आयरन कार्बन डायग्राम है इसे हम और क्या कहते हैं, इसे फेज डायग्राम भी कहा जाता है। क्या मैंने आपसे बोला था कि अगर हम आयरन कार्बन डायग्राम की बात करें तो इसे फेज डायग्राम भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग फेज मिल रहे हैं। अगर इस पूरे डायग्राम को आप ऑब्जर्व करोगे
तो मैं एक अलग अलग जोन आपको बता रहा हूं, एक रीजन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और वहां पर कौन सा फेज है उसकी हम बात करें। जैसे यहां की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि परलाइट प्लस फेराइट का एक फेज होगा। यहां की अगर हम बात करेंगे तो परलाइट प्लस सीमेंटाइट का एक फेज होगा। यहां की आप बात करोगे तो परलाइट प्लस सीमेंटाइट प्लस ट्रांसफॉर्म्ड लेड ब्यूराइट का एक फेज होगा, ठीक है। यहां आपको सीमेंटाइट प्लस लेड ब्यूराइट प्लस ऑस्टेनाइट का एक फेज मिलेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ठीक है, सीधा डायग्राम देकर भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तब जाकर आपको आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन बना सकता है। चलिए, तो इसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि अगर हम इस पूरे रीजन की बात करेंगे तो यहां पर हमें कौन सा फेज मिलेगा, तो यहां पर हमें मिक्सर मिलता है किसका, अल्फा प्लस गामा का। चलिए ऊपर चलें तो हम जानते हैं कि हमें यहां पर क्या मिलता है, डेल्टा। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर हमें क्या मिलेगा, तो गामा ये मिला, डेल्टा ये मिला, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा प्लस गामा मिलेगा, ठीक है। वही मैं आपसे पूछूं कि यहां हमें क्या मिलने वाला है, ऊपर वाला पूरा क्या है, एल यानी कि मोल्टन फॉर्म में है, ठीक है। यहां से हमें डेल्टा, तो क्या मिला, डेल्टा प्लस एल मिल गया, ठीक है। ये पूरी लाइन देखिए हमें क्या है, लिक्विडस, इधर क्या है डेल्टा, तो ये डेल्टा प्लस एल हो गया, ठीक है। चलिए वहीं अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ये पूरा लिक्विडस एल, ये पूरा गामा, तो गामा प्लस एल हमें यहां पर मिल गया, ठीक है। चलिए फिर अगर इधर की हम बात करेंगे तो यहां पर हमें मिलता है एल प्लस Fe3C, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलता है, एल प्लस Fe3C, एल प्लस Fe3C। और अब जाकर ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये डायग्राम आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हर एक पॉइंट इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जाकर ये डायग्राम आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और डायग्राम को लेकर, ठीक है, ये यहां से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, अब आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट हमें जो पढ़ना है, हीट ट्रीटमेंट को समझने के लिए इस डायग्राम की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं होता है तो हीट ट्रीटमेंट में भी मैं इसी डायग्राम की हेल्प लेने वाला हूं, और वहां पर आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है इसी डायग्राम की हेल्प से हम समझने वाले हैं। तो डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, समझ लो, याद कर लो, जितने भी पॉइंट हैं सारे अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो एक बार 2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, जल्दी से सारे पॉइंट देखेगा और फिर हम इसमें अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा है आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम इसमें बात करने वाले हैं क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा सा पार्ट इस डायग्राम का हम ले लेते हैं, ठीक है, और उसी की हेल्प से पूरा डायग्राम हम समझ लेंगे। पूरा डायग्राम हमें बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी पिक्चर उसकी ले लेंगे और उसी से ही सारी लाइंस आपकी जो होती हैं हम लोग समझ लेंगे। तो डायग्राम आपका स्टार्ट होता है कि यहां से ये गया, ठीक है, ये आपका आया, ठीक है। चलिए
तो बच्चे इसमें जो सबसे पहली लाइन होती है, सबसे पहली लाइन जो इसमें हम देखने वाले हैं, ये आपकी होती है ये वाली लाइन। सबसे पहली लाइन हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें आपकी ये लाइन होती है जो मैंने रेड से बनाई है, और इसे हम बोलते हैं A1, ठीक है। इसके बाद मैंने एक लाइन आपको बनाई थी पिंक कलर से पिछले डायग्राम में भी, ठीक है। एक लाइन आपकी ये होती है, इसमें एक लाइन आपकी पूरी ये निकल कर आती है, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, A2 लाइन, पिंक वाली A2 लाइन, और रेड कलर से मैंने आपको दिखाई है यहां पर A1 लाइन। ये आपकी हो जाती है A1 लाइन, ठीक है। चलिए फिर बच्चे एक लाइन इसमें आपकी आती है, इसे मैं कर देता हूं ग्रीन कलर से। एक लाइन आपकी आती है, इसे मैं कर देता हूं पूरा ये ग्रीन कलर से, ये पूरा मैं इसे अलग कर देता हूं। ठीक है, ये लाइन आपकी होती है A3 लाइन, A1 लाइन, A2 लाइन, A3 लाइन, ठीक है। और एक आपकी इसमें होती है ACM, एक आपकी इसमें होती है ACM, इसे हम कर देते हैं ब्लू कलर से। तो ये आपकी होती है ACM लाइन, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद होगा ही, ठीक है। यहां तक की आप बात करोगे तो 0.08 से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पर आकर 0.25, इसकी अगर आप बात करोगे 0.8, और यहां पर जाकर आपकी कितनी हो जाती है 2, ठीक है। तो इतना हम देखने वाले हैं। अगर यहां से लेकर यहां तक की हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, यहां आपका आता है स्टील, ये पूरा आपका हो जाता है स्टील। तो हमें जानना है A1 लाइन क्या होती है, हमें जानना है A2 लाइन क्या होती है, हमें जानना है A3 लाइन क्या होती है, और हमें जानना है यहां पर ACM लाइन क्या होती है, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, फिर एक एक करके सारी लाइन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आपको याद है कुछ, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। कुछ ऐसा याद है या नहीं है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्यों भाई, ऐसा कुछ याद है आपको या नहीं है? चलिए, तो इसमें सबसे पहली लाइन देखेगा, सबसे पहली लाइन बच्चे जो आपको दिख रही होगी ये होती है A1 लाइन। सबसे पहली लाइन जो दिख रही है ये होती है A1 लाइन, ठीक है। A1 लाइन क्या होती है बच्चे, इसे कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। सबसे पहली लाइन जो आपको दिख रही है ये आपकी होती है A1 लाइन, और इस A1 लाइन को हम क्या कहते हैं, इस A1 लाइन को कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। अब बात आती है कि ये A1 लाइन हमें क्या बताती है, ठीक है। तो बच्चे A1 लाइन हमें बताती है, अगर देखिए ये पॉइंट आपको कौन सा मिला था, अगर इस पॉइंट की आप बात करोगे तो ये पॉइंट आपको मिला था यूटेक्टोइड पॉइंट, ठीक है। तो ये लाइन हमें बताती है, अगर हमारे पास ऑस्टेनाइट है, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे थोड़ा सा, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि ये पूरा जो रीजन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑस्टेनाइट होता है। अगर आप यहां पर आओगे पूरा कार्बन की परसेंटेज से अगर इधर जाओगे पूरा, तो ये पूरा जो रीजन आपको दिख रहा होगा यहां पर क्या है, ऑस्टेनाइट है, ठीक है। और लाइन मैंने आपको कौन सी बताई है, ये लाइन है आपकी A1 लाइन। अब इस पॉइंट को देखिएगा, A1 लाइन आपकी कितने टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग है, ये आपके 723 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया, तो ये लाइन हमें बताती है, ठीक है, कि मान लिया इस पॉइंट पर हम हैं और टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, यहां पर हमें क्या है, अगर इस टेम्परेचर से नीचे आते हैं, 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते हैं, तो हमें क्या मिलता है, परलाइट मिलता है, ठीक है। और इससे हमें ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, ऑस्टेनाइट मिलता है, ठीक है। तो A1 लाइन हमें बताती है परलाइट के ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है।
क्या बताएगी हमें? एक लाइन हमें मिली A1 लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ये लाइन हमें क्या बताती है? ये लाइन हमें बताती है परलाइट के ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, मान लिया परलाइट हम यहां पर हैं, ठीक है, यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है। ठीक है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो परलाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होगा? अगर हम 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं। इसी तरह से इससे ऊपर क्या है? ऑस्टेनाइट है। अगर ऑस्टेनाइट को हम कूल करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें परलाइट मिलेगा। यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि अगर ऑस्टेनाइट को इतनी कार्बन की परसेंटेज पर 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर आते हैं तो क्या मिलता है? परलाइट मिलता है। या हम बोले कार्बन की परसेंटेज है 0.8, ठीक है, टेम्परेचर है 723 डिग्री सेल्सियस। अगर परलाइट का टेम्परेचर इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑस्टेनाइट मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, A1 लाइन का नाम पूछ लेगा कि ये लाइन कौन सी होती है, इसे क्या कहते हैं? तो A1 लाइन आपकी जो होती है इसे कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, A1 लाइन को हम क्या कहते हैं? इसी लाइन को कहा जाता है LCT। ये लाइन जो है टेम्परेचर कितना है? 723 डिग्री सेल्सियस है। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? इसी लाइन को कहा जाता है LCT, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। इसे ही कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, LCT ऐसे वर्ड आपने लिखे भी देखे होंगे, तो LCT को ही कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। प्रदीप, हाय सर, हेलो भाई प्रदीप, कैसे हो आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? A1 लाइन को ही क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, चलिए इससे ऊपर थोड़ा सा हम चलें तो एक लाइन और दिखाई मैंने आपको जो कि पिंक कलर से है। यहां पर टेम्परेचर कितना होता है? यहां पर टेम्परेचर होता है 768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर लाइन, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर लाइन। इस लाइन पर क्या होता है? इस लाइन पर हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि इससे नीचे अगर है तो क्या है? मैग्नेटिक। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है? नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर यहां पर कितना रहता है? 768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर कितना है? 723 डिग्री सेल्सियस। चलिए, फिर एक लाइन मैंने आपको दिखाई जो कि ग्रीन कलर से है, इसे हम क्या कहते हैं? देखिएगा ध्यान से बच्चे, अगर हम 0.8 से कम कार्बन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? हाइपो यूटेक्टोइड। भाई ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका यूटेक्टोइड पॉइंट है। यहां पर क्या है? स्टील है। ठीक है, 0.8 से कम क्या है तो हमें क्या मिलता है? हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर हमें क्या मिलता है? हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, चलिए, तो A3 लाइन बच्चे जो होती है ये आपकी होती है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, जिसे हम बोलते हैं UCT। ठीक है, इसी तरह ACM जो लाइन है ये भी आपकी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होती है। फिर बात आती है कि इनमें डिफरेंस क्या होगा? भाई आपकी जो A3 लाइन है ये भी क्या है? ये भी आपकी UCT यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। ACM लाइन की बात करोगे तो ये भी आपकी UCT यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। फिर बात आती है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे अगर A3 लाइन की हम बात करते हैं जो कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, लेकिन किसके लिए है? ये आपकी हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए है। ठीक है, तो A3 लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी है UCT यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लेकिन किसके लिए? हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर ACM लाइन की बात करोगे ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी है UCT यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, अपर क्रिटिकल
टेम्परेचर लाइन, टेम्परेचर लाइन, लेकिन किसके लिए? हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के। क्या क्या हमने देखा है? हमने देखा कि A1 लाइन जो होती है ये आपकी होती है LCT यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है। फिर हमने देखा कि आपकी A2 लाइन जो होती है ये आपकी होती है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर लाइन। फिर हमने देखा कि A3 लाइन जो होती है ये आपकी होती है UCT यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लेकिन किसके लिए? हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए। फिर हमने देखा कि ACM लाइन जो होती है ये भी आपकी क्या होती है? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लेकिन ये किसके लिए होती है? ये आपकी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए होती है। बोलो भाई, सारे पॉइंट क्लियर हैं? फिर एक एक करके सारे पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में इसे याद करने में आसानी हो। बोलो भाई, सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं? जल्दी से देख लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आते हैं, ठीक है, लाइनें वगैरह सब कुछ अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो हीट ट्रीटमेंट समझना आपको आसान रहेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एसएससी जेई और एसएससी जेई तो फिर भी थोड़ा कम, आरआरबी जेई यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आरआरबी जेई का क्वेश्चन आए और यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। हर एक पॉइंट को बिल्कुल अलग अलग जिस तरह से मैं बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर ये सारी चीज आपको क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे, वही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा। चलिए, तो एक एक करके सारे पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे A1 लाइन की। A1 लाइन, तो एक बार जल्दी से बताओ क्या होता है, कौन सी लाइन इसे बोलते हैं? इसे और क्या कहते हैं? इसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखने से क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द, इट इज ऑल्सो नोन एज द, ऑल्सो नोन एज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। अच्छा, क्रिटिकल वर्ड हमने जो यहां पर यूज किया है, बेसिकली क्रिटिकल वर्ड हमें बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अगर आप लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन की बात करोगे तो ये हमें बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन यहां से होनी स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जो आपका एलसीटी है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो A1 लाइन जो आपकी है इसे हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। फिर बात आती है कि लाइन हमें क्या बताती है? दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परलाइट इंटू ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग ऑफ यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। ये लाइन हमें क्या बताती है? ये लाइन हमें बताती है, this line, this line signifies the transformation of perlite into austenite
perlite into austenite upon heating of eutectoid steels. Upon heating of eutectoid steels. ठीक है, तो A1 लाइन को हम क्या बोलते हैं, A1 लाइन को कहा जाता है, ठीक है, A1 लाइन आपकी ये है रेड कलर से जो मैंने दिखाई है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है LCT यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि अगर परलाइट हमारे पास है, परलाइट को जैसे ही हम गर्म करते हैं ये ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा परलाइट, ठीक है, और जब ठंडा करते हैं तो ऑस्टेनाइट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, परलाइट में। भाई रिवर्सिबल है पूरा, यहां से आप यहां भी जा सकते हो, यहां से आप यहां भी आ सकते हो। जब परलाइट को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट मिलेगा, जब ऑस्टेनाइट को ठंडा करोगे तो क्या मिलेगा, परलाइट मिलेगा, ठीक है। A1 लाइन आपकी कौन सी है, ये आपकी A1 लाइन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, LCT यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन हमें क्या बताती है, ये लाइन हमें बताती है कि गर्म करने पर परलाइट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। और क्या बताती है, दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परलाइट इनटू ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग ऑफ यूटेक्टोइड स्टील्स, ठीक है। परलाइट से हमें क्या मिल जाता है, यहां पर परलाइट से हमें ऑस्टेनाइट मिल जाता है। बोलो भाई क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपका क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे में इसमें बात करने वाले हैं A2 लाइन की। नेक्स्ट आपकी यहां पर कौन सी होगी, A2 लाइन। नेक्स्ट आपकी होती है A2 लाइन, ठीक है। और इस लाइन को हम और क्या बोलते हैं, इस लाइन को कहा जाता है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपकी कौन सी है, A2 लाइन, और इसे हम क्या कहते हैं, दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर लाइन। दिस लाइन is also called as the Curie point temperature line. Curie point temperature line। ये लाइन हमें क्या बताती है, ये लाइन हमें बताती है, यहां पर टेम्परेचर कितना है, यहां पर टेम्परेचर है पिंक कलर से जो मैंने दिखा रखी है, यहां पर टेम्परेचर कितना है 768 डिग्री सेल्सियस है। इससे नीचे मैं आपको बता चुका हूं आयरन जो होगा वो मैग्नेटिक होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। तो ये लाइन हमें क्या बताती है कि अगर आयरन कार्बन एलॉयज हमारे पास हैं, ठीक है, और उन्हें हम इस टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं तो मैग्नेटिक टू नॉन मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ये लाइन हमें क्या बताती है, दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक टू नॉन मैग्नेटिक आयरन कार्बन एलॉयज, ठीक है, अपॉन हीटिंग। गर्म करने पर हमारे पास जो आयरन कार्बन एलॉयज हैं वो मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पूरा ये, दिस लाइन सिग्निफाइज द this line signifies the this line signifies the transformation of magnetic to non-magnetic upon heating of iron carbon alloy।
तो ये तो आपको पहले से याद होगा क्योंकि बहुत बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर बेसिकली कितना है 768 डिग्री सेल्सियस, जिसे और हम क्या कहते हैं, जिसे क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर। क्यों भाई रोहित, सारे पॉइंट क्लियर हैं, समझ आती हैं इतनी बातें? सारे पॉइंट क्लियर हैं, देख लो एक बार ध्यान से। इतनी बात आपको समझ में आती है? A1 लाइन कौन सी है, A2 लाइन कौन सी है? A1 लाइन को क्या कहा है हमने, LCT, ठीक है। LCT का मतलब आप समझ ही गए होंगे अब। इसे हमने क्या कहा है, इसे कहा है LCT, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ में आई या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर, चलिए अच्छी बात है। तो यहां तक देखो, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट लाइन बच्चे आपकी जो है इसमें कौन सी है, ये लाइन है आपकी A3 लाइन। नेक्स्ट आपकी इसमें है A3 लाइन। क्या मैंने आपको बताया है, इसे हम क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लेकिन किसके लिए, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है, A3 लाइन। तो इसे क्या कहते हैं, दिस लाइन is called as the upper critical temperature line, upper critical temperature line for किसके लिए, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए, फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, यूसीटी, यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन तो बोलते हैं। अगर आप A3 लाइन की बात करोगे तो A3 लाइन को यूसीटी यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन तो कहा, इसे हमने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन तो कहा, लेकिन किसके लिए, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहां तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन जब आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ोगे ना, ठीक है, तो वहां पर यही पॉइंट आपको कंफ्यूज कर देंगे। जो ऑप्शन एग्जामिनर बनाएगा ना, मैंने लिखा ACM लाइन, मैंने इसे कहा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लेकिन मैंने लिख दिया हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हाइपो और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, फिर आपको टेम्परेचर लाइन का पता होना चाहिए कि A3 लाइन किसके लिए है और ACM लाइन किसके लिए है, ठीक है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसे हमने यूसीटी यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन तो कहा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन तो इसको हम बोल रहे हैं, लेकिन किसके लिए बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के। तो क्या है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। फिर बात आती है कि ये बताती है हमें क्या है, ठीक है। तो यह भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, लेकिन किसका, एक बार ध्यान से देखिएगा।
देखिए बच्चे, ये आपका जो पॉइंट है यहां पर हमें परलाइट मिला, ठीक है, और इधर हमने बात की है परलाइट प्लस फेराइट की। लेकिन अगर इधर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें फेराइट की मात्रा ज्यादा मिलने वाली है। अगर आप जैसे जैसे इधर शिफ्ट होते जाओगे तो फेराइट की मात्रा ज्यादा मिलने वाली है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की भी जो हम बात करते हैं ना, वो मेनली फेराइट के ऑस्टेनाइट में कन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है। इस लाइन से अगर आप इधर आओगे तो यहां पर आपको ज्यादा मात्रा में जो मिलने वाला है, ठीक है, ये आपको यहां पर सीमेंटाइट मिलने वाला है। तो इस लाइन से नीचे आप जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, ये बेसिकली आप सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट के बीच में करते हो। इधर आप क्या बोलोगे कि यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन किसके बीच? फेराइट और ऑस्टेनाइट के बीच। इधर अगर आप बात करोगे यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन किसके बीच? सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट के बीच, ठीक है। तो दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेराइट इनटू ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग ऑफ हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। ये हमें क्या बताती है? दिस लाइन सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ this line signifies the this line signifies the transformation of ferrite into austenite, ferrite into austenite upon heating of hypoeutectoid steel, upon heating of hypoeutectoid steels, ठीक है। पॉइंट जो कंफ्यूजिंग है मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यहीं पर जाकर आप एग्जाम में फंस जाओगे, ठीक है। अगर ये बात आपको याद नहीं होगी तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो A3 लाइन बेसिकली हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो बताती है, ठीक है। यह ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात कर रही है, लेकिन किस किस के बीच ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है? ये फेराइट और ऑस्टेनाइट के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है, जब हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। ध्यान से देख लो, समझ लो। क्वेश्चन आपका जहां गलत होने वाला है मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे हम जो लाइन पढ़ने वाले हैं यहां पर कौन सी आपकी एसीएम लाइन है, ठीक है। ये आपकी हो जाती है एसीएम लाइन। नेक्स्ट लाइन आपकी कौन सी हो जाती है? एसीएम लाइन। मेन पॉइंट आपको मैं बता ही चुका हूं, ठीक है, वही कहानी रहने वाली है। दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द दिस लाइन is called as the upper critical temperature line, upper critical temperature line for hyper यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। हाइपो और हाइपर दोनों बड़े अच्छे से देखिएगा, फॉर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स, ठीक है। अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप बाद में भी याद रखो और इस पॉइंट को मिस ना कर जाओ, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट मिस करा तो आपका एक क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो इसी पॉइंट से बनाता है, ठीक है। ये लाइन बताती क्या है? दिस लाइन signifies the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका? सीमेंटाइट इंटू ऑस्टेनाइट, किसको गर्म करने पर? अपॉन हीटिंग ऑफ
हाइपर यूटेक्टिड स्टील। बोलो भाई। चलिए, आपके अभी कमेंट्स आने रुक गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, कमेंट क्या ही पूछोगे, कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से एक बार ये सारे पॉइंट देखिएगा, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि अभी आपके कमेंट्स आने रुक जाएंगे। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, जो आपके माइक्रो स्ट्रक्चर हैं, इनके बारे में भी जान लें, जैसे कोर्स परलाइट क्या होता है, फाइन परलाइट क्या होता है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान ले तो अच्छा रहेगा। चलिए, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे उसे, एक बार आज देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, और इतना ही आज रखते हैं, बाकी वो पॉइंट आपके कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो बच्चे, सबसे पहले आज हमने जो बात की है, ठीक है, ये डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, और इसमें और अंदर जाकर कौन से फेज हैं जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। एग्जामिनर अगर यहां से क्वेश्चन बनाएगा तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। मैंने अभी तक एसएससी जेई या किसी भी जेई एग्जाम की बात करोगे, इवन आपके जो एई एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनमें भी इतना ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। आपकी जो टफ क्वेश्चन यहाँ से बने हैं वो गेट और ईएससी में बनते हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी कंसिडर करके चलोगे, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जेई जो पैटर्न फॉलो करता है वो हमेशा ईएससी का करता है, तो हो सकता है कि आपको इसी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको एक दो कराऊंगा, आप समझ जाओगे कि किस तरह का क्वेश्चन बनेगा वो। तो मैंने आपको बताया कि अगर इस रीजन की हम बात करते हैं, यहां पर हमें जो फेज मिलता है ये आपका परलाइट और फेराइट से मिलकर बना होगा। याद करने का सिंपल से क्या तरीका है, आप ये पॉइंट पकड़ लो, इसे हम क्या कहते हैं, यूटेक्टिड पॉइंट कहते हैं। यहां पर आपकी यूटेक्टिड रिएक्शन होती है, ठीक है, और यहां से हमें परलाइट मिलता है, ये आप अच्छे से जानते हो। इधर आप बात करोगे तो इधर आपका अल्फा आयरन और उसमें कार्बन मिलाना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अल्फा आयरन और कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, फेराइट बनाते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिला, बेसिकली परलाइट प्लस फेराइट मिला। अगर इससे आप आगे चलोगे तो इधर आपका सीमेंटाइट ज्यादा मात्रा में होगा, यहां से फेराइट फेराइट परलाइट, ठीक है, ज्यादा। फिर आपका इससे आगे धीरे धीरे सीमेंटाइट सीमेंटाइट और ये पूरा आपको सीमेंटाइट मिलने लगेगा। तो यहां पर हमने देखा, अगर इस रीजन की हम बात करते हैं तो यहां पर हमें परलाइट प्लस सीमेंटाइट मिलेगा। इससे आगे अगर आप चलोगे तो ऊपर से कुछ लेड ब्यूराइट जो होता है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमें मिल जाता है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, परलाइट प्लस सीमेंटाइट प्लस ट्रांसफॉर्म्ड लेड ब्यूराइट। ये आपका इधर गामा ऑस्टेनाइट, इधर आपका अल्फा, ठीक है, गामा ऑस्टेनाइट, ये आपका अल्फा, तो यहां पर क्या मिला, अल्फा प्लस गामा। ये आपका यूटेक्टिक पॉइंट, यहां पर हमें लेड ब्यूराइट मिलता है, ठीक है। इधर हमने बात की तो हमें क्या मिला, सीमेंटाइट प्लस लेड ब्यूराइट, ठीक है। इधर थोड़ा सा आएंगे तो इसमें साथ में ऑस्टेनाइट भी मिल जाता है, तो क्या मिला, सीमेंटाइट प्लस लेड ब्यूराइट प्लस ऑस्टेनाइट। इससे ऊपर आप चलोगे तो जो आपका मेटल है, ठीक है, ये आपका मोल्टन फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इस लाइन को हम एल से डिनोट करते हैं। इसके और इसके बीच हमें क्या मिला, डेल्टा प्लस एल। इसके और इसके बीच हमें क्या मिला, डेल्टा प्लस गामा। इन दोनों के बीच की आप बात करोगे तो यहां पर आपको मिलता है गामा प्लस एल, ठीक है। और यहां की अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको मिलता है एल प्लस Fe3C। फिर मैंने आपको बताया कि टोटल 4 लाइनें आपको याद रखनी होती है। कौन कौन सी लाइनें हैं, इसमें आपकी A1 लाइन आती है, इसमें आपकी A2 लाइन आती है, इसमें आपकी A3 लाइन आती है, और इसमें आपकी ACM लाइन आती है, ठीक है। A1 लाइन की अगर आप बात करोगे तो A1 लाइन क्या होती है, इसे हम LCT यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये लाइन हमें क्या बताती है, ये लाइन हमें बताती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। किसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, परलाइट और ऑस्टेनाइट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अगर आप यूटेक्टिड स्टील को गर्म करते हैं तो परलाइट आपका ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ये लाइन हमें इस बारे में बताती है। फिर हमने देखा A2 लाइन के, ठीक है। A2 लाइन आपकी क्या होती है, इसे हम क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर लाइन भी कहते हैं। 768 डिग्री सेल्सियस पर ये लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं।
इसके बाद अगर आप बात करोगे तो आपको A3 लाइन मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, यूसीटी यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए है, आपकी हाइपो यूटेक्टोड स्टील के लिए है। अगर ACM लाइन की आप बात करोगे, ये आपकी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, लेकिन किसके लिए है, ये आपकी हाइपर यूटेक्टोड स्टील के लिए है। यहां पर भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन किसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, आपका जो फेराइट होता है फेराइट की ऑस्टेनाइट में, और ACM लाइन हमें बताती है किसका, आपका जो सीमेंटाइट होता है सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं और आज के लिए इतने रखेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे आपके जो कुछ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, कुछ फेजेस हैं जैसे परलाइट, उसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेंगे। परलाइट का किस तरह का दिखता है, अपीयरेंस क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूं। इसमें हमें थोड़ा सा जानना है कि कोर्स परलाइट क्या होता है, फाइन परलाइट क्या होता है। अगर इनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, ये कैसी रहेंगी। अगर आपने स्फेरोडाइट का भी सुना होगा, तो स्फेरोडाइट जो होता है, तो आपका जो अल्फा फेराइट मैट्रिक्स है, इसमें Fe3C यानी कि सीमेंटाइट की स्फीयर लाइक, ठीक है, यानी कि बॉल की तरह की जो शेप है, Fe3C इस शेप में होगा और बीच बीच में पाया जाता है। लेकिन अगर इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं स्फेरोडाइट की, ये बेसिकली कैसा होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। फिर हम कोर्स परलाइट पर आते हैं। कोर्स परलाइट की जो डक्टिलिटी होती है या इसकी जो सॉफ्टनेस होती है, ये रिलेटिवली कम होती है स्फेरोडाइट से, ठीक है। तो कोर्स परलाइट के बारे में हम बोलते हैं कि ये कैसा हो जाता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसकी डक्टिलिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर आपका फाइन परलाइट आता है। फाइन परलाइट की डक्टिलिटी आपकी कोर्स परलाइट से भी कम हो जाती है, और इसकी हार्डनेस और स्ट्रॉन्गनेस की हम बात करेंगे तो ये आपकी कोर्स परलाइट से ज्यादा हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, देखिए ये डायग्राम जब आप ध्यान से देखोगे, आयरन कार्बन डायग्राम जब आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पर कहीं भी आपको मार्टनसाइट नहीं दिख रहा है। आयरन कार्बन डायग्राम पर कहीं भी आपको मार्टनसाइट नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेगा कि आयरन कार्बन डायग्राम पर हमें कौन कौन से फेजेस मिलते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, सीमेंटाइट हमें दिख रहा है, सीमेंटाइट एक कंपाउंड है, ठीक है, कोई फेज नहीं है। लेकिन मार्टनसाइट आपको यहां पर कहीं भी नहीं दिख रहा है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा कि आयरन कार्बन डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो इसमें मार्टनसाइट हमें नहीं मिलता है। मार्टनसाइट हमें मिलता है जब हम ट्रिपल टी कर्व पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिपल टी कर्व आपने जब बीटेक किया होगा या डिप्लोमा जब आप कर रहे होंगे तब बिल्कुल पढ़ा होगा, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर कहीं भी हमने टाइम की ऐसी बात नहीं की है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आपका एक इक्विलिब्रियम डायग्राम है। यहां पर हम स्लो कूलिंग और स्लो हीटिंग की कंडीशन रखते हैं, ठीक है। बहुत धीरे धीरे हम करते हैं जितनी प्रोसेस होती है, लेकिन वहां पर हम टाइम और टेम्परेचर दोनों के वेरिएशन की बात करोगे। जैसे आपने सुना होगा, क्वेंचिंग की हम बात करते हैं, सडन कूलिंग की हम बात करते हैं, रैपिड कूलिंग, ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर हमने सिंपल पहले ही बोल दिया कि स्लो कूलिंग और स्लो हीटिंग कंडीशन है, लेकिन वहां पर जो रेट ऑफ कूलिंग है उसका भी वेरिएशन कराते हैं। भैया आपने अगर पानी से कूलिंग की तो क्या मिलेगा, ठीक है, आपने ऑयल में कूलिंग की तो क्या मिलेगा, आपने एयर में कूलिंग की तो क्या मिलेगा, आपने फर्नेस में कूलिंग की तो क्या मिलेगा। और यही सब क्या है, यही आपका हीट ट्रीटमेंट है। हीट ट्रीटमेंट भी तो ये हो जाता है ना कि आप रेट ऑफ कूलिंग क्या करते हो, वेरी कराते हो, और रेट ऑफ कूलिंग वेरी होने से क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक है। होता है क्या है कि जब आपका जो मेटल है या मटेरियल है, आपने इसे गर्म किया, आपने इसे पिघला दिया, ठीक है, और पिघलाने के बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो इसके ग्रेन क्या है, ठीक है, इसके ग्रेन इस तरह से यहां से बनने स्टार्ट हुए, सोलिडिफाई स्टार्ट होने शुरू हुए, और धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। साइज में कैसे होते हैं, और आसपास के इससे चिपकते जाएंगे और साइज में बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे ही ग्रेन ग्रोथ हो रही थी, ये ऐसे वर्ड आपने पढ़े होंगे ना मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रेन ग्रोथ, जैसे ही ग्रेन ग्रोथ हो रही थी आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर पानी डाल दिया। जैसे ही ग्रेन ग्रोथ हो रही थी आपने पानी डाल दिया यहाँ पर, तो क्या होगी, ग्रेन ग्रोथ रुक गई। तो हमें कैसा मिला, अगर इसके साइज की हम बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फाइन। ये कैसा होता है, कोर्स। आकार में जो बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं कोर्स, आकार में जो छोटा होता है इसे हम बोलते हैं फाइन। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज हमने जो देखा है एक बार सारा रिवाइज कर लेना। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कल की क्लास में बिल्कुल पूछ सकते हैं।
बाकी हर एक पॉइंट को बिल्कुल अलग अलग करके डिस्कस करेंगे ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखेंगे, मिलेंगे कल। और कल तो शायद संडे है, कल छुट्टी रहेगी, मंडे मुलाकात होगी, तो मंडे फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चे, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं।